नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पंजाब बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे राहुल गांधी, बीजेपी के दौरे पर उठाए सवाल। पाक ने कमाए 50,000 करोड़, संजय राउत ने लगाया एशिया कप में फिक्सिंग का बड़ा आरोप। भारत की जीत पर संजय राउत ने उठाए सवाल, शिवसेना शिंदे का पलटवार। कतर में इजरायली बमबारी से मचा हड़कंप, ट्रंप ने दी नेतन्याहू को चेतावनी। और आईसीसी अवार्ड से नवाजे गए मोहम्मद सिराज बने प्लेयर ऑफ द मंथ। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सोमवार को पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने अमृतसर और गुरदासपुर के गांवों में बाढ़ का जायजा लिया और पीड़ितों से मुलाकात की। धोनेवाल, माछीवाल जैसे गांवों में राहुल ने फसलें डूबी देखी। उन्होंने लोगों को मदद का भरोसा दिलाया, खासकर उन परिवारों को जिन्होंने घर या जमीन खो दी है। गुरदासपुर के रावी दरिया पर बसे 7 गांवों में सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी। दौरे के दौरान कांग्रेस नेता उनके साथ मौजूद रहे और तमाम लोगों से संवाद किया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अजनाला से दौरे की शुरुआत की और रमदास के मुस्लिम परिवार के घर 21 मिनट तक रुके। ये परिवार बाढ़ के कारण अपना घर खो चुका है और तिरपाल में रह रहा है। उन्होंने 5 साल के बच्चों को चॉकलेट देकर सांत्वना भी दी। डेरा बाबा नानक के गुरचक गांव में राहुल गांधी ने ग्रामीणों से चारपाई पर बैठकर बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने बताया कि तटबंध हर साल टूटते हैं लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी टीम को निर्देश दिया है कि सभी समस्याओं की सूची बनाएं जिसे वे संसद में उठाएंगे। राहुल गांधी के इस दौरे पर बीजेपी ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि कांग्रेस और उसके गठबंधन की सरकारें देश के 8 राज्यों में हैं, फिर भी उन्होंने अब तक पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या किया। वहीं भाजपा ने भी राहत कार्यों में अपनी ताकत झोंक दी है। केंद्र सरकार अब तक 5 से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों को पंजाब भेज चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दौरा कर चुके हैं। भाजपा ने 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ा दी है। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हाई वोल्टेज मुकाबले को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। शिवसेना यूवीटी सांसद संजय राउत ने इस मैच को फिक्स बताया और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राउत का दावा है कि इस मैच में 1.5 लाख करोड़ की सट्टेबाजी हुई है, जिसमें से 50,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान के पास गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी 1,000 करोड़ रुपए मिले हैं और ये रकम हमारे खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। राउत ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस मैच का होना शहीदों का अपमान है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय खिलाड़ियों का पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ न मिलाना पहले से तय रणनीति का हिस्सा था। वहीं भारत ने ये मुकाबला 7 विकेट से जीतकर एशिया कप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। पाकिस्तान बरोबर खेळणं हाच अपराध आणि देशद्रोह आहे. धूळ चारणं, जिंकल्यावरती पापक्षालन होणं. का काल पाकिस्तान बरोबर खेळून काय जो आपला काय भारतीय संघ जिंकला असं म्हणता आम्ही तर काय पाहिलं नाही अजून. त्याच्यामुळे काय 25-26 आमच्या महिलांचं उडाडलेलं कुंकू परत आलं का? काय भरपाई काय झाली? मुळात मुद्दा पाकिस्तान बरोबर न खेळण्याचा, पाकिस्तान बरोबर हरण्या जिंकण्याचा नाही या क्रिकेटच्या मैदानावर. कोणी जर असं म्हणत असेल तो मूर्खपणा आहे. कसले पाकिस्तान बरोबर मैदानात खेळताय आणि जिंकल्यावरती पाकिस्तानला घुसून मारलाय म्हणताय. पाकिस्तानला घुसून मारण्याची संधी आली असताना भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारनं माघार घेतली. याच्यावर प्रश्न विचारा. बलुचिस्तान वगैरे 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 अगदी इस्लामाबाद पर्यंत जाणार होते ना, कंबरडं मोडणार होते. क्रिकेटच्या मैदानावरती काय फिक्सिंगची मॅच होती. पूर्णपणे मी काल म्हटलं 1.5 लाख कोटीचा जुगार कालच्या मॅचवर खेळला गेला. कदाचित पाकिस्तानला सुद्धा त्यातले पैसे मिळाले असते. कालच्या मॅचनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला किमान 1,000 कोटी मिळाले. भारत की पाकिस्तान पर मिली शानदार जीत पर अब राजनीति भी गर्मा गई है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने इस जीत को लेकर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया है। साथ ही बाला साहेब ठाकरे की तस्वीरों के इस्तेमाल पर शिंदे गुट को घेरा। राउत ने इस बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है।
शिवसेना शिंदे गुट की नेता ज्योति वाघमारे ने राउत पर पलटवार करते हुए कहा कि संजय राउत को अपने उबाटा कार्यालय में बाला साहेब ठाकरे की जगह सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तस्वीर लगानी चाहिए। वाघमारे ने राउत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि असली शिवसेना वही है जो बाला साहेब ठाकरे के विचारों को आगे बढ़ा रही है और राउत जैसे लोग खुद सट्टेबाजों से जुड़े रहे हैं। वाघमारे ने यह भी कहा है कि मैच फिक्सिंग का आरोप पूरी तरह गलत है और दरअसल इंडिया की जीत पर संजय राउत शर्मिंदा है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि राउत की राजनीति सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के जूते चाटने तक सिमट कर रह गई है। इतना ही नहीं, अजित पवार को लेकर भी राउत ने जो बयानबाजी की है वह उनके गिरे हुए राजनीतिक स्तर को साफ दर्शाती है। जिनको कोई भी उद्योग नहीं है, ऐसे बेरोजगार प्रवक्ता संजय राउत जो रोज माइक पर आकर कुछ न कुछ बोलते हैं और लोगों के दिलों में वो जहर फैलाने का काम करते हैं, वो आज ये बोल रहे हैं कि माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब को बाला साहेब ठाकरे जी का फोटो लगाने का, इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये तय करने वाले संजय राउत कौन होते हैं? वीर संजय राउत, माननीय बाला साहेब जी ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब जी ठाकरे ये महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि भारत के नेता है। वो शिव सैनिकों के नेता है, तो ये शिव सैनिक और महाराष्ट्र तय करेगा कि उनके विचार आगे लेकर जाने वाले कौन हैं। उबाठा और संजय राउत, आप सोनिया आंटी और राहुल पप्पू का फोटो लगाइए, क्योंकि आप तो कुर्सी के लिए उनके साथ गए। आपने तो उसी दिन हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का फोटो इस्तेमाल करने का अधिकार गवाया था जिस दिन आप सोनिया गांधी के साथ गए थे, जिस दिन आपने राहुल गांधी के साथ गए थे, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे तो कहते थे कि मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होने दूंगा और जिस दिन होगी मैं उस दिन दुकान बंद कर दूंगा। आपने तो उनका फोटो लगाने का अधिकार उसी दिन गवाया था जब आप उनको हिंदू हृदय सम्राट कहने के बजाय जनाब कहने लगे थे। आपने तो उनका फोटो लगाने का अधिकार उसी दिन गवाया था जब आपने, उबाठा ने अजान की स्पर्धाएं ली थी। तो मैं जनता को पूछना चाहूँगी कि बताइए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के असली वारसदार, उनके विचारों के वारसदार कौन हैं? जो औरंगजेब के मज़ार पर मुजरे करते हैं उनके साथ कुर्सी के लिए हाथ मिलाने वाले उबाठा, या अफजल खान के समाधि पर, अफजल खान की कब्र पर जो अतिक्रमण हुआ था वो नेस्त नाबूद करने वाले माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब। इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के राजनीतिक नेतृत्व के ठिकानों पर बमबारी कर दी है, जिससे अरब दुनिया में जबरदस्त हड़कंप मच गया है। इस हमले के बाद कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा में बंधकों की रिहाई की हर उम्मीद खत्म कर दी है। कतर लंबे समय से अमेरिका के अनुरोध पर हमास के नेताओं को शरण देता रहा है ताकि इजराइल हमास बातचीत की संभावनाएं बनी रहें। इस घटनाक्रम ने पूरे पश्चिम एशिया में तनाव और अस्थिरता की स्थिति को बढ़ा दिया है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी बयान देते हुए कतर को अमेरिका का बड़ा सहयोगी बताया और इजराइल को सावधानी बरतने की चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि हमास से निपटना जरूरी है, लेकिन कतर जैसे सहयोगियों के साथ सतर्क व्यवहार किया जाना चाहिए। ट्रंप के अनुसार कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी एक शानदार और भरोसेमंद नेता है। इस बमबारी से घबराए तुर्की भी अब खुद को अगला संभावित निशाना मानकर चिंतित हैं। तुर्की रक्षा मंत्रालय ने चेताया कि कतर पर हमला क्षेत्रीय तनाव को और भड़का सकता है। दुबई में खेले गए एशिया कप 2025 के हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर धमाकेदार जीत दर्ज की है। लेकिन इस जीत से ज्यादा चर्चा उस वाकये की हो रही है जब मैच खत्म होने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाना ही मुनासिब नहीं समझा और सीधे ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ गए। इस घटना ने पाकिस्तान में बवाल मचा दिया है। वहीं भारत में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है।
बीजेपी विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने कहा है कि भारतीय टीम ने यही संदेश दिया है कि हम आतंकवाद के साथ हाथ नहीं मिला सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि भारत चाहे क्रिकेट का मैदान हो, आसमान हो या फिर जमीन, हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मात देने में सक्षम है। राम कदम ने विपक्ष और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं को भी करारा जवाब दिया, जो पहले इस मुद्दे पर ओछी राजनीति कर रहे थे। भारत ने पुनः एक बार पाकिस्तान और देश दुनिया को यह बता दिया कि भारत देश पूरी तरह से सक्षम है पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए, चाहे वो खेल का मैदान हो, आसमां हो या जमीन की लड़ाई हो। जीतने के बाद भारत की क्रिकेट टीम के हमारे लोगों ने आमतौर पर व्यवहार होता है कि दोनों टीम मैच समाप्त होने के बाद एक दूसरे के साथ हाथ मिलाती है। हमारे टीम ने पाकिस्तान की टीम के साथ हाथ नहीं मिलाया। यह संदेश था पाकिस्तान को कि जब तक तुम्हारी आतंकवादी सारी करतूतें नहीं रुकेगी, तब तक भारत का खिलाड़ी भी आपके साथ हाथ नहीं मिलाएगा। क्रिकेट के कप्तान ने यह जीत हमारी साहसी फौज और जिन्होंने सिंदूर खोया है उनको अर्पित की है। यह करारा जवाब रहा उन लोगों को जो इस मैच को लेकर के घिनौनी राजनीति कर रहे थे। खेल मंत्रालय कह चुका था कि जहां पर कई सारे देश खेलेंगे वहां पर भारत ने खेलना अनिवार्य है, पर उसके बाद भी बालक बुद्धि की तरह ओछी राजनीति में श्रीमान उद्धव ठाकरे से लेकर के जो जो लोग इसमें जुड़े थे उनको भी एक करारा जवाब इस मैच के द्वारा मिल गया कि राष्ट्र बड़ा होता है दल से भी ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए साफ किया है कि राजनीतिक दलों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के दायरे में शामिल नहीं किया जा सकता है। अदालत ने इस अधिनियम के तहत राजनीतिक दलों में आंतरिक शिकायत समिति गठित करने की मांग को खारिज किया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति का पार्टी से जुड़ना रोजगार का संबंध नहीं बनता, न ही इसमें कोई नियोजक कर्मचारी संबंधित होता है। ये फैसला केरल हाईकोर्ट के पूर्व आदेश को बरकरार रखते हुए सुनाया गया। इसमें पॉश एक्ट को राजनीतिक दलों पर लागू न करने की बात कही गई थी। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पॉश एक्ट उन संस्थानों पर लागू होता है जहां वेतन और रोजगार का स्पष्ट रिश्ता होता है। उन्होंने चेताया कि यदि राजनीतिक दलों को इस कानून के दायरे में लाया गया तो ये ब्लैकमेल का जरिया बन सकता है और इससे राजनीतिक प्रतिक्रिया प्रभावित हो सकती है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि राजनीतिक पार्टी सदस्यता मात्र होती है, कोई संविदात्मक या वेतन आधारित रोजगार नहीं है। हालांकि महिलाएं उत्पीड़न की स्थिति में आईपीसी या फिर अन्य आपराधिक कानूनों के तहत कार्रवाई कर सकती हैं, पर पॉश एक्ट का सहारा नहीं ले सकती। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में रविवार देर रात तब हिंसा भड़क उठी जब भीड़ ने कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नेता कैल्विन एकेथांग के घर में आग लगा दी। इस घटना के बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया है। कुछ स्थानीय लोगों का दावा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जबकि कई इसे जानबूझकर किया गया हमला बता रहे हैं। इसी दौरान कुकी, जो कि काउंसिल के प्रवक्ता गिंजा बुआल जोंग का घर भी निशाना बना, लेकिन समय रहते सुरक्षा बलों के पहुंचने से बड़ा नुकसान टल गया।
ये घटना ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में KNO और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट ने केंद्र के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य राज्य में शांति और स्वायत्त लाना है। घटना के बाद NH2 को लेकर भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। पहले ये सूचना मिली कि कुकी जो काउंसिल के नेशनल हाईवे 2 को खोलने की बात कही थी, लेकिन बाद में KZC ने बयान जारी कर साफ किया कि उन्होंने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सिर्फ सुरक्षा बलों के सहयोग की अपील की थी, न कि हाईवे को आम आवाजाही के लिए खोलने की। काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि जब तक मैतेई और कुकी समुदायों के बीच विवाद नहीं सुलझ जाता, कोई भी व्यक्ति दूसरे समुदाय के क्षेत्र में प्रवेश न करे। उन्होंने चेतावनी दी है कि सीमाओं का उल्लंघन गंभीर परिणाम ला सकता है। ये स्थिति मणिपुर की पहले से ही संवेदनशील स्थिति को और जटिल बना रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर हुई फायरिंग की गूंज लखनऊ तक पहुंच गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं दिशा के पिता जगदीश चंद्र पाटनी से फोन पर बातचीत की और परिवार की सुरक्षा को लेकर भरोसा दिलाया। सीएम ने OSD राजभूषण सिंह ने भी जगदीश पाटनी से फोन पर वार्ता की और घटना की पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अपराधियों को पाताल से भी खोज कर निकाला जाएगा। जगदीश पाटनी ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक संदिग्ध ID से घटना की जिम्मेदारी लेने की पोस्ट ने परिवार को डरा दिया है। हालांकि पुलिस और प्रशासन की ओर से उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है और सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। OSD राजभूषण सिंह ने कहा है कि सरकार परिवार की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और अपराधियों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। गुजरात हाईकोर्ट को सोमवार सुबह एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। किसी अज्ञात व्यक्ति ने कोर्ट की आधिकारिक ईमेल ID पर संदेश भेजा, जिसमें दावा किया गया था कि परिसर में RDX रखा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने कोर्ट की सभी इमारतों, चैम्बर्स और वाहनों की गहन तलाशी ली। जांच के बाद ये धमकी फर्जी निकली और कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। जानकारी के लिए बता दें कि इस साल जून के बाद ये तीसरी बार है जब गुजरात हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले 12 सितंबर को दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट को भी इसी तरह की धमकियां ईमेल के जरिए भेजी गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट में अफरा तफरी मच गई और परिसर खाली कराकर सघन तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन कोई विस्फोटक नहीं मिला। दिल्ली हाईकोर्ट में भी सुबह धमकी मिलने के बाद सुनवाई के दौरान न्यायाधीश और वकीलों में दहशत फैल गई थी। दोनों ही मामलों में मानक संचालन प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई। लगातार मिल रही ऐसी फर्जी धमकियों ने न्यायालय परिसर की सुरक्षा और साइबर निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र के सतारा से एक ऐसा करिश्मा सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। यहाँ 27 साल की काजल विकास खागोडिया ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया। इसमें 3 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। सोचिए, 5 साल पहले यही काजल 3 जुड़वा बच्चों को पहले ही जन्म दे चुकी है और अब कुल मिलाकर वो 7 बच्चों की मां बन गई है। सातारा जिला अस्पताल में हुए सिजेरियन ऑपरेशन में डॉक्टरों की टीम ने दिन रात की मेहनत से इस डिलीवरी को सफल बनाया। डॉक्टर भी मानते हैं कि ये दुर्लभ मामला है और इसके लिए पूरे मेडिकल इतिहास में इसको गिना जाएगा। अच्छी खबर ये रही कि मां और चारों बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जैसे ही बच्चों की किलकारियां गूंजी, अस्पताल का माहौल तालियों और खुशी से भर गया। परिवार के लिए ये पल किसी वरदान से कम नहीं और गांव-गांव में इस अनोखी डिलीवरी की अब चर्चा हो रही है। कन्नड़ फिल्म अभिनेता उपेंद्र और उनकी पत्नी प्रियंका साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं। एक्टर ने दावा किया है कि उनके और उनकी पत्नी के मोबाइल फोन हैक कर लिए गए हैं। हैकर्स उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद लोगों को UPI ट्रांसफर के मैसेज भेज रहे हैं और खुद को सेलिब्रिटी कपल बताकर पैसे मांग रहे हैं। इस मामले में उपेंद्र ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। प्रियंका उपेंद्र ने भी एक स्क्रीनशॉट साझा किया जिसमें एक हैकर ने उनके परिचित से 55,000 की मांग की थी। अब परिचित ने कॉल किया तो हैकर ने बाद में बात करेंगे कहकर से पैसे भेजने को कहा। इस घटना को लेकर उपेंद्र और प्रियंका ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को आगाह किया है। नेटिजन्स ने सतर्कता के लिए कपल की प्रशंसा की और एक दूसरे को सावधान रहने की सलाह दी है।
भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के सम्मान से नवाजा गया। सिराज ने यह खिताब इंग्लैंड के खिलाफ ओवल टेस्ट में अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर जीता है, जहां उन्होंने 9 विकेट चटकाते हुए भारत को निर्णायक मुकाबले में 6 रन से रोमांचक जीत दिलाई थी। इस मैच में उन्होंने पहली पारी में 4 और दूसरी में 5 विकेट झटके, जिससे भारत ने सीरीज 2-2 के बराबर ड्रॉप कर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी अपने नाम की। सिराज ने न्यूजीलैंड के मैट हेनरी और वेस्ट इंडीज के जेडन सेल्स को पछाड़ते हुए ये खिताब जीता है। अवार्ड मिलने के बाद सिराज ने कहा कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बनना मेरे करियर का गौरवपूर्ण क्षण है। इंग्लैंड की पिचों पर उनकी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ गेंदबाजी करना मुश्किल था, लेकिन यही चुनौती मेरे अंदर का सर्वश्रेष्ठ बाहर लेकर आई। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय अपने टीममेट्स और सपोर्ट स्टाफ को भी दिया है। सिराज ने आगे कहा है कि वो भविष्य में भी भारत के लिए बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करते रहेंगे। मुंबई में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सप्ताह की शुरुआत होते ही मूसलाधार बारिश ने महानगर को मुश्किल में डाल दिया। निचले इलाकों में जल भराव से ट्रैफिक रेंगता रहा और लोग घंटों जाम में फंसे रहे। मौसम विभाग ने सुबह रेड अलर्ट जारी किया था। हालांकि बारिश की तीव्रता थोड़ी कम होने पर इसे ऑरेंज अलर्ट में बदल दिया गया, लेकिन चेतावनी साफ है। अगले 48 घंटे मुंबई, ठाणे और आसपास के जिलों में भारी से बेहद भारी बारिश हो सकती है। लोकल ट्रेन सेवाएं भी बारिश से बुरी तरह से प्रभावित हुई। ठाणे में एक मालगाड़ी पटरी पर रुक गई, जिससे मध्य रेलवे की सर्विस अस्त व्यस्त हो गई। दादर, कुर्ला और बांद्रा जैसे स्टेशनों पर पटरियों में भारी पानी भर गया और कई लोकल 10 से 15 मिनट तक लेट हो गई। आईएमडी का कहना है कि मुंबई, ठाणे और रत्नागिरी में ऑरेंज अलर्ट जारी है, जबकि रायगढ़ में अभी भी रेड अलर्ट लागू किया गया है। अगले 2 दिनों तक गरज, चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश जारी रहने की आशंका है। बुधवार से हालात सुधरने की उम्मीद जताई जा रही है। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार। आवाज इंडिया।